रही हैं और विफल रही हैं। चलिए इसी को लेकर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि ये महत्वपूर्ण भूमिका क्या भारत निभा पाएगा और भारत की भूमिका कितनी अहम जो है इसमें होगी। इसी के साथ चर्चा में हमारे साथ आज डिफेंस एक्सपर्ट ब्रिगेडियर शारतेंदु जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार मनन द्विवेदी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले शारतेंदु, मैं आपसे जानना चाहूंगी किस तरह से चीजें जो है अब निकल कर आ रही है। भारत में ब्रिक्स की बैठक होने वाली है, कितनी अहम भूमिका जो है वो भारत की मानी जा रही है? देखिए, डेफिनेटली हिंदुस्तान जो है ब्रिक्स का फाउंडर मेंबर रहा है, तो उसमें जो वार्ता होने जा रही है नई दिल्ली में वो बहुत अहम है। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक अनकंफर्टेबल सीन क्रिएट करेगा अमेरिका के लिए। अमेरिका हमेशा से ब्रिक्स के बरखिलाफ रहा है, और आपको डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट को याद रखना होगा, अगर ब्रिक्स अपनी करेंसी में ट्रेड व्यापार करता है तो उसके ऊपर 100% टैरिफ लगेगा। कहीं ना कहीं अमेरिका हमेशा से ब्रिक्स को अपना काउंटर पार्ट ना मान के, सहयोगी ना मान के, एक कॉम्पिटिटर मानता रहा है। लिहाजा अब हिंदुस्तान की भूमिका देखने लायक होगी। एक तरफ अभी तक अमेरिका से हमारी ट्रेड डील फाइनलाइज नहीं हुई है, और दूसरी तरफ हम ब्रिक्स की अध्यक्षता करने जा रहे हैं, और साथ में फॉरेन मिनिस्टर का पहले कॉन्फ्रेंस होगी न्यू दिल्ली में। तो एक नया तरीके का वर्ल्ड ऑर्डर जो उभर के आ रहा है। काफी देश ब्रिक्स से अलाइन होना चाहते हैं जो अमेरिका के साथ नहीं है, या एक अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन और इकोनॉमिक पॉलिसी को फॉलो करते हैं। तो हिंदुस्तान एक अहम रोल प्ले कर सकता है। किस तरीके से बैलेंसिंग एक्ट करेगा ब्रिक्स नेशन और अमेरिका के बीच में, ये देखने वाली बात होगी। डोनाल्ड ट्रंप तमाम कोशिशें करेंगे कि जो उनके इकोनॉमिक इश्यूज हैं उसके बरखिलाफ ब्रिक्स नेशन ना जाए, जिसमें कि पेट्रो डॉलर का एक इशू आता है। तमाम तरीके के जो डॉलर में कॉमर्स एंड ट्रेड पूरे विश्व में होता है उस पे उसका इशू आता है। यहीं पे एक क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होता हुआ दिखेगा। अगर लोकल करेंसी में ब्रिक्स नेशन आपस में व्यापार करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं डॉलर का जो इंपॉर्टेंस है वो कम होगा। और साथ में ब्रिक्स क्या रोल प्ले करेगा रीजनल स्टेबिलिटी में और वर्ल्ड पीस में, क्योंकि ब्रिक्स का देखिए ईरान मेंबर है, और ईरान आज की डेट में सेंटर इशू बना हुआ है। अमेरिका लगातार हमले कर रहा है, सीज फायर का वायलेशन भी बीच बीच में होता रहा है। लेकिन क्या इससे मुद्दे निकल के आएंगे? क्या ब्रिक नेशन ईरान को इस बात पे कन्विंस करने में सफल हो जाएंगे कि वो अपना न्यूक्लियर प्लान कुछ दिनों के लिए शेल्फ कर दे, पोस्टपोन कर दे, जिसमें फर्दर यूरेनियम का इनरिचमेंट ना करके अपने रिकंस्ट्रक्शन रीबिल्डअप पे जाए, जिससे कि ब्रिक नेशन एक तरीके का दबाव अमेरिका पे बना सके या उसको कन्विंस कर सकें कि तमाम इकोनॉमिक सैंक्शन जो उनके एसेट फ्रीज के हैं उसको ग्रेजुअली रिलीज किया जाए, और ईरान इसके एवज में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलेगा, जिसमें इंडिपेंडेंट नेविगेशन होगा, और इस तरीके से ब्लॉकेट खत्म होगा। तो एक रास्ता तो निकलता हुआ दिख रहा है। कितने वेहेमेंटली हिंदुस्तान, चाइना और रशिया, साउथ अफ्रीका मिलकर इस पॉइंट को परसू करते हैं, ये देखना होगा। कहीं ना कहीं बैकडोर डिप्लोमेसी में चाइना भी एक अहम रोल प्ले कर रहा है। जो सीज फायर आज की डेट में ईरान और अमेरिका के बीच में चल रहा है उसमें अहम भूमिका चाइना की भी है। तो अगर ब्रिक नेशन चाहेंगे तो डेफिनेटली मिडिल ईस्ट का रास्ता सरल होगा, सीज फायर कंटिन्यू होगा और एक वार्ता हो सकती है। लेकिन जो उसके काउंटर पॉइंट है जो मैंने बताया, कॉमर्स इशू, उसको आपको एड्रेस करना पड़ेगा, या फॉर द टाइम बिंग आपको उसको पोस्टपोन ना करना पड़ेगा, क्योंकि आप मिडिल ईस्ट में पीस चाहते हैं। पूरा वर्ल्ड देखिए आज की डेट में एनर्जी क्राइसिस से गुजर रहा है। अगर ये ब्लॉकेड इसी तरीके से जारी रहा तो आगे जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जिस तरीके से गैस क्राइसिस है, एनर्जी क्राइसिस है, उसका सोल्यूशन निकलना है। तो अमेरिका भी एक डिसेंट एग्जिट चाहता है इस युद्ध से, ईरान भी युद्ध नहीं चाहता। तो मेरा मानना है कि एक सफल वार्ता होगी। देखिए, टॉक से ही सारी चीजें निकलनी है। हिंदुस्तान इसी को बार बार बोलता रहा है, डायलॉग और डिप्लोमेसी से इस इशू को रिजॉल्व करें। मिलिट्री ऑप्शन इसका है नहीं। मिलिट्री ऑप्शन से किसी कंट्री के आप न्यूक्लियर प्लान को नहीं रोक पाएंगे। किस तरीके से आप उसके इनरिच यूरेनियम पे कब्जा करेंगे या उसके ऊपर कंट्रोल लगाएंगे, ये सारे मुद्दे तो देखिए बातचीत और टॉक टेबल के इश्यूज हैं। और जो 14 पॉइंट प्रोग्राम आज की डेट में ईरान ने दिया है, जो अमेरिका जिसको कंसिडर कर रहा है, उसमें मेजर इशू है न्यूक्लियर एनरिचमेंट का। बाकी सारी चीजें एमिकेबली रिजॉल्व हो सकती हैं। फर्दर स्ट्राइक का देखिए माहौल अमेरिका हमेशा बनाता रहता है। जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उसने अपने 3 डिस्ट्रॉयर शिप को अंदर भेजा, जिसको आईआरजीसी ने फायर किया, वो बार बार टोह लेता है कि किस एक्सटेंट तक वो अपने डिस्ट्रॉयर या वॉरशिप को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भेज के वहां डी माइनिंग कर सकता है, या उस पर डोमिनेंस कर सकता है, या जो ईरान का जिस तरीके से सर्वेलेंस डिवाइसेस है, इंटेलिजेंस कलेक्शन है, जो उसके मिसाइल साइट्स हैं, उसका टो लेके उसको नेस्तनाबूद करे। तो इस तरीके के एक्शन आज की डेट में भी चल रहे हैं। लेकिन जो ब्रिक्स का जो इशू है, जो सम्मेलन होने जा रहा है, उससे मैं बहुत उम्मीद करता हूं कि रीजनल स्टेबिलिटी की बात होगी।
और इसमें पाकिस्तान का मीडिएशन तो देखिए पूरी तरीके से फेल हुआ है, लेकिन अगर ब्रिक्स नेशन मीडिएट करते हैं, उसमें कोई भी नेशन हो सकता है, चाहे इंडिया हो, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो। इशू ये है कि ये पूरा पूरा मैटर रिजॉल्व होना चाहिए, क्योंकि काफी दिनों से ये क्राइसिस चल रहा है और एक तरीके का स्टैंड ऑफ है। जब भी वार्ता शुरू होती है, तमाम तरीके के ऐसे बयानात आते हैं जिससे कि वहां का एनवायरमेंट विशिएट हो जाता है। अमेरिका बोलता है इस बार की स्ट्राइक और सख्त होगी, आपके सारे ब्रिजेस ऑयल रिफाइनरी को तोड़ दिया जाएगा, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉकेट 1 महीने तक और लगा के रखेंगे, और ईरान कहता है कि हम इस तरीके के ब्लॉकेट को सस्टेन कर लेंगे। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि ईरान ने अपने रेजिलियंस का एग्जीबिशन किया हुआ है, कितने एक्सटेंट तक वो अपना इस तरीके का डिस्ट्रक्शन सह सकता, और साथ में आईआरजीसी और जो ईरान का एडमिनिस्ट्रेशन है, मेरा मानना है वो दोनों के दोनों आज की डेट में एक पेज में है। जो आईआरजीसी वो मिलिट्री ऑपरेशन प्लान कर रहा है, और डिप्लोमेसी या डायलॉग अब्बास अराक्ची और पेजेस्कियां पे छोड़ रखा है। तो दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। मकसद ये है कि कौन इसकी मध्यस्थता करे। जैसा आपने सवाल किया था, उसके लिए मेरा मानना है ब्रिक्स नेशन बहुत अच्छा मुद्दा है, और इससे नॉट ओनली रीजनल स्टेबिलिटी, इसमें भी वर्ल्ड पीस की भी बात हो सकती है, और हिंदुस्तान उसमें एक अहम भूमिका निभा सकता है। जी यस। मनन, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अब अगर हिंदुस्तान मध्यस्थता करता है, अगर बातचीत करता है, चर्चा होती है, तो इसका वैश्विक स्तर पर भारत पर क्या कुछ असर पड़ेगा? और दूसरा सवाल तो मेरा आपसे ये होगा कि क्योंकि यूएई जो है उस पर हमले किए जा रहे हैं ईरान द्वारा, और ईरान और यूएई के मंत्री जो एक साथ एक टेबल पर बैठे होंगे, कितनी अनकंफर्टेबल पोजीशन होगी, क्या कुछ चर्चाएं हो सकती हैं? देखिए, मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से ग्लोबल पॉलिटी और वैश्विक राजनीति का हनन किया गया, सबसे बड़ा तो इशू ये हुआ कि पाकिस्तान मीडिएटर बन के उभरा। पाकिस्तान ने 2-3 बार और कई मल्टीपल एफर्ट्स भी किए हैं ताकि ईरान, पेजेस्कियान और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप किसी तरीके से बातचीत के टेबल पे आए और डिप्लोमेसी, नेगोशिएशन और नॉन मिलिट्री सॉल्यूशन को प्राथमिकता मिले। पर पाकिस्तान का जो इतिहास रहा है, क्योंकि पाकिस्तान खुद एक फेल्ड स्टेट है, ऐसा हम लोग डिक्लेयर करते रहे हैं, और पाकिस्तान जिस तरीके से WTO के आगे और जो वैश्विक इकोनॉमिक एजेंसीज हैं उनके आगे कटोरा लेके घूमता रहा, और उनकी पूरी डोमेस्टिक बजट और वहां की लोकल इकोनॉमिक नीति जिस तरीके से WTO द्वारा और वेस्टर्न इकोनॉमिक संस्थाओं द्वारा कंट्रोल की जाती है, तो पाकिस्तान बिल्कुल भी लेजिटिमेट इंटरलोक्यूटर नहीं है। ये एक तरीके से मखौल है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का। पर भारत को अगर हम देखें तो हमारा बड़ा ही नॉन वायलेंट इतिहास रहा है, और अगर हम भारत के 1947 के पोस्ट फ्रीडम डेवलपमेंट्स को देखें तो हम ये पाएंगे कि कोरियन वॉर एक पहला ऐसा मुद्दा था जहां पर NNRC बनाई गई, और भारत ने एक तरीके से प्रिजनर्स ऑफ वॉर के एक्सचेंज को पूरी तरीके से फैसिलिटेट किया 1950 के डेकेड में। पहली बात तो ये। उसके बाद अफ्रीका में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हुए, कॉन्गो हुआ, सोमालिया, हेटी, यहाँ पर भारत की पीस कीपिंग फोर्सेस की कंटिजेंट्स गई, और हमने कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में एक प्रखर और बहुत अच्छा रोल निभाया। पर हम यहाँ पर ये नहीं भूलें कि कॉन्गो में या सोमालिया में भारत के 10,000 सैनिक, वो जो ग्रीन बैरेट्स कहलाते हैं, पीस कीपिंग फोर्सेस के सोल्जर्स UN के, अगर हमारे सैनिक जाते थे तो पाकिस्तान के भी 10,000 सैनिक जाते थे। तो कहीं ना कहीं फ्लाई इन द ऑइंटमेंट की तरह पाकिस्तान जैसे रोग स्टेट एक्टर ने भारत के साथ क्या किया। पर अगर हम अब देखें तो ब्रिक्स की जो मीटिंग हो रही है, तो भारत का जो स्ट्रेटेजिक दृष्टिकोण है अब नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में काफी डिफरेंट है। जयशंकर साहब और नरेंद्र मोदी जी कह चुके हैं कि ब्रिक्स का मतलब ये नहीं है कि हम फर्स्ट वर्ल्ड के साथ बिल्कुल तलवारबाजी करें, या फर्स्ट वर्ल्ड के साथ बिल्कुल एंटागोनिस्ट बन जाए या उनके एनिमी बन जाए। ये मुद्दे तो इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल, मैं इन्हें नहीं नकारता कि डॉलर पूरी तरीके से विनिमय की करेंसी है, और ब्रिक्स करेंसी को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नकारा भी है, और उन्होंने कहा है कि अगर ब्रिक्स करेंसी आती है तो 100% टैरिफ ब्रिक्स राष्ट्रों पर लगाया जाएगा। ये सब बातें हैं, पर भारत ने एक तरह की डेफ्ट टाइट रॉप वॉकिंग की है। यूक्रेन युद्ध में भी हम देखें तो जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बड़े हेजिमोनिक तरीके से
भारत के ऊपर प्रेशर डाल रहे थे कि हम रशिया से ऑयल नहीं लें, तो उन्होंने ब्रेंट ऑयल भी लिया भारत ने मिडिल ईस्ट से भी ऑयल लिया और रशिया से भी हम जितना ऑयल लेते थे उसको बल्कि बढ़ाया गया। तो कहने का मतलब है भारत ने बड़ी बैलेंसिंग की नीति अपनाई और भारत का जो कूटनीतिक अनुभव है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में जो हमारी सार्थकता है उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। और भारत अगर फ्रांस के साथ मिलके आगे बढ़े तो पेजेस्कियान साहब में और ट्रंप साहब में बातचीत हो सकती है, क्योंकि फ्रांस को भी पेजेस्कियान साहब ने अभी 1-2 दिन पहले उनकी मीटिंग हुई इमैनुअल मैक्रोन के साथ, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। फ्रांस ने भी अपना इंटरेस्ट जताया है कि वो मध्यस्थता करने को तैयार है। और एक बात है जो अभी समय के अनुकूल नहीं है, पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये बात कई बार कही है। वो अलग बात है कि प्रेसिडेंट ट्रंप कहते क्या है करते क्या है और पेंटागन और व्हाइट हाउस क्या डिसाइड करता है, पर अमेरिका की तरफ से इनफैक्ट जो बाइडेन की तरफ से ये शुरू से एक डेवलपमेंट रहा है कि भारत को अपनी विदेश नीति में और अपनी कूटनीतिक में फैलाव लाना पड़ेगा और रीजनल स्टेबिलिटी या क्षेत्रीयवाद से ऊपर उठ के ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्वर की तरह भारत को आगे आना पड़ेगा। तो मुझे लगता है भारत की पर्सनल इमेज के लिए भी ये बहुत बड़ा मौका है कि हम बात करें अरागची साहब जो आ रहे हैं और एक तरीके से भारत भी ग्लोबल कूटनीतिक हाई टेबल पे कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का काम करे। पर आपका जो दूसरा प्रश्न है मैं अब उस पर आता हूं कि अगर यूएई को हम देखें तो यूएई और ईरान के बीच में बहुत दिनों से कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा बहुत रहा है और काफी प्रखर भी हुआ बीच बीच में, क्योंकि अगर हम देखें तो सदर्न और वेस्टर्न टर्न आइलैंड और अबू मूसा आइलैंड दो ऐसे हैं जो टेरिटरी शेयर करते हैं यूएई और ईरान। और इन दोनों आइलैंड्स के ऊपर ईरान और यूएई के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, कई बार बातचीत हो चुकी है। और अगर हम देखें तो जिस तरीके से इजराइल पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट भी ब्रिटिश अंग्रेजों द्वारा जनित है, वैसे ही टर्न और अबू मूसा का कॉन्फ्लिक्ट भी ब्रिटिश द्वारा जनित है, क्योंकि ब्रिटिशर्स जब जाने लगे 1960 में तो उन्होंने शारजाह शेखडम को ये दोनों आइलैंड दिए। पर टेक्निकलिटी यहाँ पर ये फंसी हुई है यूएई और ईरान के बीच में कई डेकेड से कि शारजाह शेखडम जो था वो यूएई के 7 प्रोविंसेस का ही पार्ट था और ईरान इस टेक्निकल डिटेल को, इस इंटरनेशनल लॉ के डिटेल को नहीं मानता है। पर अगर हम साम्यताओं की बात करें तो हम देखेंगे कि जब अब्राहम अकॉर्ड्स हुए तब डिक्लेयर किया गया तेहरान की तरफ से, उनके रिवॉल्यूशनरी अखबार कयान की तरफ से कि ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, मीनेसिंग है और ये बात एक्सेप्ट नहीं की जा सकती कि यूएई, अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरेबिया और ये सारे कतर, ये सब राष्ट्र मिलके कहीं एक फ्रंट नहीं बना ले ईरान के खिलाफ। पर अगर हम आयतुल्लाह खुमैनी के ओरिजिनल स्ट्रेटेजी, ऑथेंटिक स्ट्रेटेजी को देखें तो वो ये रही है कि ईरान ने लगातार सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन और यूएई के साथ सामरिक और मिलिट्री छेड़छाड़ जारी रखी है, क्योंकि अयतुल्लाह खुमैनी ने खुद कई बार स्टेटमेंट दिया था जब वे काबिज थे तेहरान के ऊपर कि हम लोग भी एक तरीके का केओस, एक तरह की अराजकता और एनार्की फैलाना का एनवायरमेंट रखना चाहते हैं वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में, ताकि अमेरिकी इन्फ्लुएंस सामने आगे ना आ पाए और इजराइल को भी ज्यादा क्लियर ग्राउंड स्ट्रेटेजी बनाने का और ईरान के साथ झगड़ा करने का नहीं मिले। तो कहने का मतलब है कि बहुत मल्टीपल कारण है। पर अगर हम ट्रेड को देखें तो यूएई और ईरान के बीच में 2005 से 2009 के आंकड़ों में $12 बिलियन का ट्रेड हुआ है और करीब 5000 ईरानियन ट्रेडर्स यूएई में रजिस्टर्ड है। फिलहाल आपसे माफी चाहूंगी। इसी बीच देखना यह होगा कि ब्रिक्स बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। किसते